नमस्कार। मेरे पास बहुत से मित्रों का फ़ोन आता है जो जानना चाहते हैं कि पेट्रोल पंप खोलने की क्या प्रक्रिया होती है। तो आज इस वीडियो में मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर ये पूरी प्रक्रिया बता दी जाए, जिससे बार बार असुविधा ना हो और कोई बिंदु छूट ना जाए। तो पेट्रोल पंप खोलने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि पेट्रोल पंप प्राइवेट कंपनियों के भी खुलते हैं और सरकारी कंपनियों के भी खुलते हैं। वर्तमान में उत्तर भारत में दो मुख्य प्राइवेट कंपनियां हैं, रिलायंस और एसआर ऑयल। और सरकारी कंपनियां जो पूरे भारत में ऑपरेट करती हैं वो तीन हैं। इंडियन ऑयल सबसे बड़ी कंपनी है, फिर भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। तो कोई भी आदमी जिसको पेट्रोल पंप खोलना है वो इनमें से किसी भी कंपनी से संपर्क कर सकता है। मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि संपर्क कैसे किया जाए और क्या गाइडलाइंस होंगी ज़मीन की, और भी जो नियम कानून है वो बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं सरकारी कंपनियों के बारे में बताऊंगा। सरकारी कंपनियों का विज्ञापन लगभग 4 साल या 5 साल के अंतराल पर एक बार आता है और इस विज्ञापन के लिए मंजूरी पेट्रोलियम मंत्रालय देता है। पेट्रोलियम मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद में सरकारी कंपनियों के जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, जो सेल्स अधिकारी होते हैं, वो अपने एरिया में जगह की तलाश करते हैं जहां पर पेट्रोल पंप खोला जा सके। जगह की तलाश करते समय कुछ बिंदु ध्यान में रखे जाते हैं। पहला ये है कि उस कंपनी का कोई पेट्रोल पंप आसपास ना हो। दूसरा ये है कि वहाँ पर जो मिनिमम, जो न्यूनतम अनुमानित बिक्री है वो ज़रूर हो। तो उसका अंदाज़ा लगाते हैं सेल्स ऑफिसर अपने तरीके से आसपास के पेट्रोल पंपों की सेल देखकर। तो इसके बाद जब जगह का चयन हो जाता है तो उसके बाद जगह की लिस्ट बनाई जाती है और इस लिस्ट को विज्ञापित किया जाता है। जो विज्ञापित स्थल होता है उस विज्ञापित स्थल के आसपास, उस विज्ञापित स्थल के अंदर जिन लोगों की ज़मीन होती है और वो ज़मीन निर्धारित मानदंड को पूरा करती है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पेट्रोल पंप की प्रक्रिया अभी ऑनलाइन हो गई है, पहले ऑफलाइन होती थी। अभी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। तो ऑनलाइन प्रक्रिया में क्या है कि एक वेबसाइट है petrolpumpdealerchain.in। उस वेबसाइट पर पब्लिश होती हैं सारी लोकेशन। उसमें जो भी आवेदक होता है उसको अपना लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद में वो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरता है, निर्धारित शुल्क जमा करता है जो लगभग 1,000 रुपये के आसपास होना चाहिए। जब भी अब अगला विज्ञापन आएगा, पिछले विज्ञापन में 1,000 रुपये का शुल्क था। जो आवेदक होता है उसके पास आवेदन की तिथि को जमीन होनी चाहिए पेट्रोल पंप खोलने के लिए। जमीन के लिए अलग अलग तरह की सड़कों पर अलग अलग मानक निर्धारित हैं। अभी जैसे मैं बात करूं तो भारत में मुख्य रूप से 4 तरह की सड़कें हैं। एक राष्ट्रीय राजमार्ग जिनको नेशनल हाईवे हम कहते हैं। दूसरे राजमार्ग हैं जो राज्यों के अंडर में होते हैं, जिनको स्टेट हाईवे कहते हैं। तीसरे तरह की जो सड़कें होती हैं वो एमडीआर हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और उसके बाद जो भी अलग और तरह की सड़कें होती हैं उनको ओडीआर कहते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो नेशनल हाईवे जो होता है उसका नियंत्रण एनएचएआई के पास होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास होता है। तो एनएचएआई की जमीन जो सड़क होती है उसके अगल बगल भी होती है, जिसको राइट ऑफ वे कहा जाता है। तो सामान्यतः क्या है, नियम क्या होता है कि अगर हमें पेट्रोल पंप खोलना है तो सड़क से जब हम पेट्रोल पंप की ज़मीन पर जाएंगे तो बीच में जो एनएचएआई की के अधिकार क्षेत्र की और ज़मीन है उसको पार करके हमें जाना होता है। इसलिए जो भी पेट्रोल पंप खोला जाता है नेशनल हाईवे पर, उसमें एक्सेस परमिशन ली जाती है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, निश्चित गाइडलाइंस हैं, जिनको पूरा करने पर ही, अगर ज़मीन उन गाइडलाइंस को पूरा करती है तभी उस ज़मीन पर पेट्रोल पंप खोला जा सकता है। ये गाइडलाइंस कुछ इस तरीके की हैं, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
NHAI की गाइडलाइंस का, जिसको एक्सेस करके आप NHAI की गाइडलाइंस चेक कर सकते हैं। जो मोटे तौर पर कुछ बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं कि 300 मीटर की दूरी तक, जो आपके प्लॉट की बाउंड्री है उससे 300 मीटर की दूरी पर दोनों तरफ कोई चक्रोड या कोई और सड़क ना जा रही हो अंदर, मतलब NHAI पर, नेशनल हाईवे पर इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए 300 मीटर के अंदर किसी छोटी रोड का, ODR तक का। इसके अलावा लगभग 1 किलोमीटर तक कोई बड़ी सड़क जैसे स्टेट हाईवे है या कोई दूसरा नेशनल हाईवे है वो आकर नहीं मिला होना चाहिए। प्लॉट बाउंड्री से दोनों तरफ 1 किलोमीटर की दूरी तक, दोनों तरफ 1 किलोमीटर की दूरी तक कोई टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए, कोई रेलवे का गेट नहीं होना चाहिए, बैरियर गेट नहीं होना चाहिए जो रेलवे की क्रॉसिंग्स होती हैं। इस तरीके की नेशनल हाईवेज की गाइडलाइंस हैं। डिटेल गाइडलाइंस के लिए मैं लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो जब भी नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप खोलते हैं तो हमें NHAI से भी परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा जब भी कोई भी पेट्रोल पंप किसी भी जगह पर खुलता है तो उस जिले के जिलाधिकारी से NOC लेनी पड़ती है। उस NOC में विभिन्न विभाग अपनी NOC देते हैं। DM सभी विभागों को लिखता है कि इस जमीन पर प्रस्तावित है पेट्रोल पंप। ऑयल कंपनी जो होती है, संबंधित ऑयल कंपनी, वो आवेदन करती है। उसके आवेदन पर DM विभिन्न विभागों को लिखता है कि यहाँ पर ये पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, आप देखिए और बताइए कि आपकी अनापत्ति है या नहीं है। तो विभिन्न विभाग अपनी अनापत्ति देते हैं, जिसके आधार पर DM अंतिम NOC जारी करता है और DM की NOC जारी करने के बाद ही पेट्रोल पंप लगता है। नेशनल हाईवे के केस में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अलग से NOC लेनी होती है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के NOC आने के बाद ही DM फाइनल NOC जारी करते हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे पर या और भी तरीके के जितनी भी सड़कें हैं, जो भी सड़कें हैं जहाँ पर पेट्रोल पंप लगता है, वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की NOC भी लेनी होती है हमें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की NOC इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सड़क के किनारे का हिस्सा वन विभाग के अधीन में होता है, कुछ हिस्सा उस जमीन पर हम एक्सेस कर रहे हैं, तो इसलिए हमें वन विभाग की भी NOC लेनी होती है, जिसमें अच्छा खासा समय लगता है। ये हर स्टेट में इसकी प्रक्रिया अलग अलग होती है क्योंकि वन विभाग स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है। तो जो भी वन विभाग होता है जिस स्टेट का, उसके नियम अलग होते हैं, प्रक्रिया अलग होती है। लेकिन अभी सामान्य तौर पर सभी जगह पर ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है और वन विभाग की forestclearance.in करके एक साइट है, उस पर ऑनलाइन NOC अप्लाई की जाती है। अब हम आते हैं स्टेट हाईवेज जो होते हैं उनके ऊपर पेट्रोल पंप कैसे लगाया जाए। स्टेट हाईवेज स्टेट गवर्नमेंट के अधीन में होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर क्या नियम कानून होंगे ये स्टेट गवर्नमेंट का PWD विभाग तय करता है। सामान्य तौर पर स्टेट गवर्नमेंट की अलग गाइडलाइंस होती हैं जो NHAI की गाइडलाइंस जितनी सख्त नहीं होती हैं और NOC तुलनात्मक रूप से आसानी से मिल जाती है। लेकिन कई जगह पर स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी NHAI की गाइडलाइंस को फॉलो कर लिया है। तो NHAI की गाइडलाइंस बेसिकली IRC गाइडलाइंस, इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइंस से इम्प्लीमेंट की जाती हैं, उनसे अडॉप्ट की जाती हैं। तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइंस को लागू कर दिया है। इसके अलावा बाकी और जो NOCs होती हैं वो मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलती हैं। इसके अलावा जब भी नया पेट्रोल पंप खुलता है तो विस्फोटक विभाग केंद्र सरकार का विभाग है जिसको पेसो कहते हैं, पहले विस्फोटक विभाग कहा जाता था। इसका फुल फॉर्म है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। इनसे लाइसेंस लेना होता है, जो तेल कंपनी के आवेदन पर ये लाइसेंस देते हैं। इनके लाइसेंस में कुछ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें मुख्य बिंदु ये होता है कि पेट्रोल पंप अगर वहाँ पर रहेगा तो पेट्रोल और डीजल का स्टोरेज होगा, तो कहीं आग लगने का कोई खतरा ना हो। सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या नियम होते हैं उनको पालन कराने की जिम्मेदारी पेसो की होती है। ये तो हो गई NOC की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेट्रोल पंप के लिए जगह की कितनी ज़रूरत होती है। तो जगह की ज़रूरत भी सड़क के प्रकार के हिसाब से अलग अलग होती है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर लैंड है, मतलब अगर आप NHAI नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप लगा रहे हैं, तो NHAI की गाइडलाइंस के हिसाब से 35 मीटर का कम से कम फ्रंटेज चाहिए और 45 मीटर की गहराई चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ
कि जो भी सड़क होती है उसके किनारे कुछ दूरी तक ROW होता है। सिर्फ नेशनल हाईवे पर ROW होता है ऐसा नहीं है, सभी तरह की सड़कों पर ROW होता है, जिसको बोलते हैं राइट ऑफ वे। ये वो दूरी होती है जिस दूरी तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। तो जो भी पेट्रोल पंप के प्लॉट का साइज मैं आपको बता रहा हूँ, ये ROW को छोड़ने के बाद में ये साइज देखा जाएगा, जिसमें गहराई मुख्य होती है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि 35 मीटर का फ्रंटेज और 45 मीटर की गहराई नेशनल हाईवे पर, तो नेशनल हाईवे के उस स्ट्रेच पर ROW कितना है ये हमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी से पता करना पड़ेगा, और उसके बाद में उतनी दूरी छोड़ने के बाद में 45 मीटर की गहराई होनी चाहिए। ये दूरी सामान्य तौर पर 30 या 33 मीटर होती है रोड के सेंटर से एक तरफ। तो अगर हमें पेट्रोल पंप खोलना है NH पर, तो रोड के सेंटर से 33 मीटर की दूरी छोड़ने के बाद में 35 मीटर का फ्रंटेज और 45 मीटर की गहराई होनी चाहिए। ये मिनिमम प्लॉट साइज है। और वो जो प्लॉट होगा, वो जो मैंने अभी गाइडलाइंस के बारे में बताया, उन गाइडलाइंस को मीट करते हुए होना चाहिए, तभी वहाँ पर पेट्रोल पंप की NOC मिलेगी NHAI से। अब हम आते हैं स्टेट हाईवे पर। स्टेट हाईवे चूंकि राज्य सरकार के अधीन होता है, तो यहाँ पर जो साइज का क्राइटेरिया होता है वो भी अलग अलग राज्य में वेरी करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में 30 बाई 30 मीटर पर भी NOC मिल जाएगी। पंजाब में अगर मैं बात करूं तो पंजाब में 35 बाई 35 मीटर पर ही NOC मिलती है। तो ये वेरी करता है, समय के साथ भी वेरी करता है, स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस चेंज करती रहती है। तो आपको ये पहले से जानने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास पर्याप्त ज़मीन है तो विज्ञापन जो निकलता है उसमें लिखा रहता है कि किस लोकेशन के लिए ज़मीन की क्या रिक्वायरमेंट है, फ्रंटेज कितना होना चाहिए और डेप्थ कितनी होनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो डेप्थ है, गहराई है, वो रोड के सेंटर से ROW छोड़कर हो। तो स्टेट हाईवे का मैंने बताया 35 बाई 35 मीटर की ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो होती हैं, जो थोड़ी छोटी रोड्स होती हैं, MDR बोलते हैं उनको, इन रोड्स पर भी ज़मीन की रिक्वायरमेंट 30 बाई 30 या 35 बाई 35 मीटर हो सकती है। यहाँ पर ROW 60 फीट से लेकर 75 फीट तक हो सकता है। स्टेट हाईवेज पर ROW सामान्यतः 75 फीट होता है, लेकिन फिर भी ये उचित रहता है कि हम PWD से चेक कर लें कि उस लोकेशन के लिए ROW कितना है। ROW लोकेशन टू लोकेशन चेंज भी होता है। पहाड़ों पर काफ़ी कम होता है, प्लेन्स पर ज़्यादा होता है। ये NH के केस में भी लागू होता है। अच्छा, NH के केस में भी जो मैंने बताया कि 35 बाई 45 मीटर की ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। शहरी क्षेत्रों में ज़मीन की रिक्वायरमेंट कम होती है। अभी NH की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 20 बाई 20 मीटर है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अलग गाइडलाइंस होती हैं। तो उसमें हमें देखना चाहिए कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की क्या गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से ही ज़मीन के लिए बातचीत करनी चाहिए। और इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप पेट्रोल पंप का पुराना कोई विज्ञापन देख लें, उसमें देख लें कि क्या ज़मीन की रिक्वायरमेंट है। तो मोटे तौर पर उतनी ही ज़मीन की रिक्वायरमेंट आगे भी रहेगी उस पार्टिकुलर क्लास ऑफ मार्केट के लिए या उस टाइप की जगह के लिए। ये चेंज भी हो सकता है गाइडलाइंस के हिसाब से। तो MDR पर भी 35 बाई 35 मीटर के करीब की जगह की ज़रूरत होती है, या 30 बाई 30 मीटर हो सकती है स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से। इसी तरीके से बाकी और जो रोड्स होती हैं वहाँ पर भी 30 बाई 30 मीटर या 35 बाई 35 मीटर की ज़मीन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये तो हो गई बात ज़मीन की और NOC की, कैसे हमें NOC मिलती है। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि पेट्रोल पंप के लिए, नए पेट्रोल पंप के लिए जिस जगह पर उनकी ज़मीन है उस जगह के लिए विज्ञापन निकल जाए। तो इसके लिए उन्हें संबंधित किसी भी ऑयल कंपनी के, जो गवर्नमेंट ऑयल कंपनीज हैं, उनका अगर विज्ञापन निकलवाना चाहते हैं तो उनके सेल्स ऑफिसर से या किसी भी अधिकारी से जो फील्ड में रहते हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। तो बहुत सारी जगहों पर 3-4 जिलों के बीच में एक ऑफिस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, जिसको BPCL में टेरिटरी ऑफिस बोलते हैं, इंडियन ऑयल में डिविजनल ऑफिस बोलते हैं, HPCL में रीजनल ऑफिस बोलते हैं। तो उन संबंधित ऑफिस में जाकर भी बात कर सकते हैं कैंडिडेट। या एक और सरल तरीका मैं बताता हूँ, जिस भी कंपनी से आप बात करना चाहते हैं उस कंपनी के किसी भी पेट्रोल पंप पर जाइए। उस पेट्रोल पंप पर शीशे के ऊपर जो उनका सेल्स रूम का शीशा होगा, ग्लास विंडो होगी, उसके ऊपर सेल्स ऑफिसर का नाम लिखा होता है और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है। वहाँ से आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर संपर्क कर सकते हैं फ़ोन पर
और अपनी ज़मीन के बारे में बात कर सकते हैं। वो देख लेंगे, अगर ज़मीन सूटेबल है, वहाँ पर वायबिलिटी है, वहाँ पर बिक्री आने की संभावना है, तो वो फिर उसको शामिल कर लेंगे विज्ञापन में। तो इस तरीके से आप सेल्स ऑफिसर्स को अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभी प्रक्रिया है पेट्रोल पंप चयन की, वो ऑनलाइन है, पूरी तरीके से ऑनलाइन है। जो भी पेट्रोल पंप खुलते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के पेट्रोल पंप खुलती हैं ऑयल कंपनीज। मुख्य रूप से दो तरीके के, जिसमें डीलर का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक होती है साइट, डीसी साइट जिसको बोलते हैं, इंडियन ऑयल में उसको बी साइट बोलते हैं। तो डीसी साइट या बी साइट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि जमीन जो होती है जिस पर पेट्रोल पंप लगता है, उसका मालिकाना हक डीलर के पास ही रहता है हमेशा। डीलर उस जमीन पर अपना कंस्ट्रक्शन करता है। जो मूवेबल आइटम्स हैं, जैसे टैंक हो गया, पेट्रोल पंप की मशीन हो गई, और उससे संबंधित जो बिजली का कार्य है या पाइपलाइन का कार्य है, सिर्फ उतना काम ऑयल कंपनी कराती है, बाकी सारा काम डीलर को करना होता है। दूसरे तरीके के जो पेट्रोल पंप होते हैं उनको सीसी साइट कहते हैं, कंपनी कंट्रोल साइट। कंपनी कंट्रोल साइट में क्या होता है कि कंपनी, जो ऑयल कंपनी होती है, वो संबंधित कैंडिडेट से कहती है कि आप ये लैंड अरेंज करें। उस लैंड को अरेंज करने के बाद में वो जमीन कंपनी लीज पर लेती है। कम से कम 19 साल 11 महीने की लीज पर कंपनियां लेती हैं जमीन, और लीज पर लेने के बाद में उसका वैल्यूएशन होता है, फिर निगोशिएशन होता है, और लीज रेंटल दिया जाता है लैंडलॉर्ड को। जिसकी भी ज़मीन है, जो एप्लीकेंट है, अगर उसकी ज़मीन है या उसके पेरेंट्स की भी हो सकती है, उसके सिस्टर की हो सकती है, तो जिसकी भी ज़मीन है उससे कंपनी लीज पर लेगी ज़मीन, और उसको लीज रेंटल देगी, महीने का किराया मिलेगा ज़मीन का। तो दो तरीके के पेट्रोल पंप हो गए। इसमें जो लीज वाला सिस्टम होता है, इसमें जब कंपनी लीज पर ले लेती है ज़मीन, तो ओनरशिप कंपनी की हो जाती है, और कंपनी फिर पूरा पेट्रोल पंप बनाने का खर्चा खुद करती है। तो अभी जो वर्तमान में 2018 में अंतिम विज्ञापन आया था, उसमें दोनों तरीके के पेट्रोल पंपों के लिए चयन प्रक्रिया अलग अलग थी। जो डीसी साइट थी या बी साइट थी, उसके लिए ड्रॉ ऑफ लॉट्स की प्रक्रिया थी। मतलब यह है कि अगर एक लोकेशन पर एक से अधिक कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है, तो उनके बीच में लॉटरी होती है। वो ऑनलाइन लॉटरी होती है। उस ऑनलाइन लॉटरी में जिसको मिल जाता है पेट्रोल पंप, उसकी ज़मीन का सर्वे होता है, बाकी कागज़ देखे जाते हैं। अगर वो सब कुछ सही निकला, ज़मीन ठीक पाई गई मानकों के हिसाब से, तो उनको फिर एलओआई दे दी जाती है, और एलओआई के साथ में ही डीएम की एनओसी के लिए एप्लीकेशन और ड्राइंग दी जाती है। डीएम की एनओसी आ जाने के बाद में जो फीस होती है कंपनी की, सिक्योरिटी डिपॉजिट और अन्य फीस है, फिक्स्ड फीस, वो सब देकर फिर एलओए मिल जाता है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, और लाइसेंस साइन होता है जिसको डीपीएसएल कहते हैं, और इसके बाद पंप चालू हो जाता है। इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो सीसी साइट्स होती हैं, वहाँ पर कंपनी लीज का किराया भी देती है, काम भी करवाती है, और उसके बाद में फिर उसमें भी बाकी और प्रक्रिया सब वैसे ही रहती है, लेकिन उसमें लॉटरी की जगह पर बिडिंग होती है। अभी जो अंतिम विज्ञापन था, जिसमें पेट्रोल पंप डीलर चयन .in वाली वेबसाइट पर आवेदन भरे गए थे, उसमें बिडिंग ऑनलाइन थी। कैंडिडेट को अपनी बिड भरनी होती है, जो एनक्रिप्टेड फॉर्म में सिस्टम में सेव हो जाती है। तो जब सारे कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है एक जगह पर, वहाँ पर बिड खोली जाती है और देखा जाता है किसकी बिड ज़्यादा है। उसमें जिसने ज़्यादा बिड की हुई होती है, उसको पहले मौका मिलता है पेट्रोल पंप खोलने के लिए, उसकी ज़मीन का सर्वे पहले होता है। तो बिडिंग का न्यूनतम अमाउंट जो था, न्यूनतम राशि जो बिडिंग की थी 2018 के विज्ञापन में, वो 30 लाख रुपए थी। मतलब यह है कि आप 30 लाख या उससे अधिक के बिड कर सकते हैं, और उस केस में कंपनी फिर वो 30 लाख रुपए ले लेती है, फिर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम कराती है। ये जो बिडिंग फीस होती है, ये एनओसी आने के 15 दिन के अंदर जमा करनी होती है। ये हो गई प्रक्रिया मोटे तौर पर डीसी साइट और सीसी साइट में किस तरीके से चेंज्ड है प्रोसीजर, क्या क्या अलग अलग प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से। अब इसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए डीसी साइट में किसी की लॉटरी निकली है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद में फिर क्या होता है कि बचे हुए जितने कैंडिडेट होते हैं उनके बीच में फिर से लॉटरी होती है, और अगर सिर्फ एक कैंडिडेट बचा है तो उसको ही सेलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये मोटे तौर पर प्रक्रिया है। अच्छा, जमीन की ओनरशिप के बारे में मैं बता दूं कि जमीन की ओनरशिप भी दो तरीके से हो सकती है। जो 2018 का विज्ञापन आया था,
उसमें 3 तरीके से आवेदन किया जा सकता था। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, 3 कैटेगरी में आवेदन किया जा सकता था जमीन की ओनरशिप के आधार पर। ग्रुप 1 में वो लोग आवेदन कर सकते थे जिनके पास जमीन की लीज है, रजिस्टर्ड लीज है, कम से कम 19 साल 11 महीने की आवेदन की तिथि से, या उनके पास अपनी जमीन है, ओनरशिप है, सेल डीड या पुश्तैनी जमीन है, सेल डीड के माध्यम से या पुश्तैनी जमीन है उनके पास। ग्रुप 2 में वो लोग आते थे जिन्होंने किसी से एग्रीमेंट कराया हुआ है। उसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में एग्रीमेंट अगर उन्होंने कराया हुआ है और एग्रीमेंट में ये लिखना होता है कि अगर इनका पेट्रोल पंप खुला तो मैं अपनी ज़मीन इनको लीज पर दे दूंगा या बेच दूंगा। तो अगर वो एग्रीमेंट है सिर्फ और ज़मीन की ओनरशिप नहीं है, तब भी आप आवेदन कर सकते थे 2018 के विज्ञापन में। उसमें ग्रुप 2 में कैंडिडेट रहता है। और उसके बाद जिसके पास ज़मीन नहीं है वो भी आवेदन कर सकता है। वो इस तरीके से आवेदन करता है कि अगर उसका चयन हुआ तो उसको फिर मौका दिया जाता है 3 महीने का। उस 3 महीने के दौरान उसको ज़मीन खरीद कर या एग्रीमेंट कराकर ऑयल कंपनी को ऑफर देना होता है। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में इस तरीके से आवेदन किया जा सकता था 2018 के विज्ञापन में। तो अगर आपके पास ज़मीन नहीं होती है और आप किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी एरिया में पेट्रोल पंप खोलने के लिए इच्छुक हैं, तो भी आप अप्रोच कर सकते हैं ऑयल कंपनी को, लेकिन निश्चित तौर पर प्राथमिकता उनको मिलती है जिनके पास अपनी ज़मीन होती है। ये मोटे तौर पर है। अच्छा, अगर इसमें एक और सवाल आता है लोगों का कि खर्चा कितना होता है पेट्रोल पंप में। तो पेट्रोल पंप में खर्चा, अगर डीसी साइट की बात करूं तो डीसी साइट में लगभग 40 से 50 लाख रुपया कम से कम कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आती है। और एक लोड जो होता है, अभी मान लीजिए कि 100 रुपये का पेट्रोल है और 90 रुपये 80 रुपये के करीब का डीजल है, तो 12,000 लीटर की गाड़ी जाती है। उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आपने सिर्फ पूरा पेट्रोल लिया तो लगभग 12 लाख रुपये का पेट्रोल होगा, और डीजल लिया तो 10 लाख रुपये के करीब का डीजल होगा। मिक्स करके भी लोड जाता है, तो इतना फर्स्ट लोड के लिए आपको चाहिए और सेकेंड लोड के लिए भी इतना ही पैसा रखा होना चाहिए, क्योंकि रोटेशन में आने में टाइम लगेगा। तो ये तो हो गया डीसी साइड के लिए। सीसी साइड के लिए जैसे मैंने बताया कि जो बिडिंग फीस है, जो 30 लाख रुपए न्यूनतम होगी, उससे ज़्यादा लोग बिड करते हैं, कई बार लोग 40 लाख 50 लाख भी बिड करते हैं। वो पैसा देने के बाद में कंस्ट्रक्शन कंपनी कराएगी आपको। अच्छा, किसी भी टाइप के पेट्रोल पंप के लिए अभी ये हो गया है मानक कि रोड लेवल तक फिलिंग करनी है, अर्थ फिलिंग करनी है, कॉम्पैक्ट करना है उसको, और रिटेनिंग वॉल और बाउंड्री वॉल बनानी है। ये खर्चा जगह जगह के हिसाब से, फिलिंग कितनी है उसके हिसाब से परिवर्तित होगा। तो ये खर्चा करने के बाद में ऑयल कंपनी फिर पूरा कंस्ट्रक्शन करती है। तो जो सीसी साइट होती हैं जिसमें ज़मीन लीज पर लेती है ऑयल कंपनी, उसमें बिडिंग फीस के बाद में खर्चा थोड़ा सा कम होता है, उसमें डीलर का ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। लेकिन बिडिंग फीस एक साथ लगती है तो लगभग एक ही जैसी बात हो जाती है। इसके अलावा कंपनी के कुछ और मानक भी हैं, जैसे कंपनी आपसे हवा की मशीन लेने के लिए कहेगी, वाटर कूलर लेने के लिए कहेगी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो कस्टमर्स के लिए हैं वो सब लेने के लिए कहती है। उसमें थोड़ा सा खर्चा और भी होता है। तो ये खर्चे की बात हो गई पेट्रोल पंप के। मैंने आपको एनओसी के बारे में बता दिया कि किस तरीके से एनओसी चाहिए, लैंड का साइज क्या होना चाहिए, मानक क्या होने चाहिए। विस्फोटक विभाग की एनओसी के बारे में बता दिया, लाइसेंस के बारे में। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि टाइप क्या होता है पेट्रोल पंप का, ए साइट, बी साइट, डीसी या सीसी जिनको कहते हैं, उन साइटों के बारे में कि उनकी सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे होती है। इसके अलावा अगर कोई और क्वेरी है आपके मन में, कोई और सवाल है, आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो बना के या कमेंट में रिप्लाई करके आपकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।